नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और आज सवाल बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है। क्या देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो जेल में। 15 अप्रैल को देश की सबसे बड़ी अदालत से राहत मिलेगी, इसके आसार भी कम है। अब बीजेपी लगातार केजरीवाल पर इस्तीफे का दबाव बना रही है, नैतिक तौर पर ही इस्तीफा दे, सरकार चलेगी कैसे? लेकिन केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार यह बात पर अड़ी हुई है कि सरकार तो जेल से चलेगी। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज और कहा कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है बीजेपी, यह साजिश है। अब सवाल यह कि साजिश कौन रच रहा है, आपके दावों में सच्चाई कितनी है, इसके सबूत कितने हैं, या सिर्फ आरोप ही लगाएंगे या कभी सबूत भी दिखाएंगे? इन सवालों पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले यह बयानबाजी। अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। न्यायालय उनको राहत नहीं देती है और गलती इसमें पापी आपके नेताओं की नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है अरविंद केजरीवाल के स्वयं के चाल चलन से और वक्तव्य से कि उनका एक ही उद्देश्य है कि जो बचे कुचे पापी आपके नेता हैं उनको भी जेल की सलाखों के पीछे भेज दे, जिससे कि उनकी धर्म पत्नी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे विराजमान हो पाए। क्योंकि मुझे याद आता है कि उनसे जब सवाल किया विजय नायर पे, तो मीडिया में ऐसी रिपोर्ट है, उन्होंने जवाब दिया विजय नायर रिपोर्ट्स टू आतिशी मार्लेना एंड सौरभ भारद्वाज। और इससे पहले जो खबर आई थी वो ये आई थी, जब वसूली करनी थी, कमीशन खोरी करनी थी, तो कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल विजय नायर को अपना ही बेटा बता रहे थे शराब कारोबारियों से। ये कैसा दोहरा चरित्र है, ये गिरगिटान की कैसी खूबी है जो अरविंद केजरीवाल में पूरी तरह से समा गई। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी कर रही है। इससे साफ हो जाता है कि जो बार बार एमएचए को चिट्ठी लिखी जा रही है, मंत्री का इस्तीफा हो गया ईडी के डर के, तो कह रहे नहीं जी ये भी संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। हर बात में संवैधानिक संकट की बात जो कही जा रही है बार बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा, एलजी साहब द्वारा, इससे साफ संकेत होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली में कभी चुनाव नहीं जीत पाई, उन्हें मालूम है कि आज भी अगर दिल्ली में चुनाव हो जाए तो अरविंद केजरीवाल फिर से चुनाव जीत जाएंगे। इसीलिए एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि आम आदमी पार्टी के नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं, सनसनी फैलाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। मूल समस्या यह है कि दिल्ली सफर कर रही है, दिल्ली के सारे कामकाज बाधित हो रहे हैं, लेकिन जो सत्ता का लोभी जेल से सरकार चलाना चाहता है। जेल से सरकार चलाना प्रशासनिक तरीके में, प्रशासनिक ढांचे में संभव नहीं है, लेकिन उनको दिल्ली की चिंता नहीं है। व्यक्तिगत लाभ के लिए, सत्ता मोह में वो कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, इसलिए दूसरे को सीएम पद पे लाना भी नहीं चाहते और दिल्ली का काम रुका हुआ है। सवाल उठता है कि दिल्ली जिन समस्याओं से गुजर रही है उनका निदान कौन करेगा?
और ऐसे में जो हाईकोर्ट की टिप्पणी आई थी वो आप सब लोग जानते हैं, कल हमने उस पर चर्चा भी की थी। तो सवाल लाजमी, नंबर 1, आपको क्यों लगता है दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है या फिर राष्ट्रपति शासन लग रहा है? दूसरा, दिल्ली में आपके खिलाफ ये साजिश किसकी? वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी साजिश रच रही है, एलजी साजिश रच रहे, सबूत दिखाइए क्या है, या सिर्फ अफवाह फैलाएंगे या सबूत भी दिखाएंगे? वहीं बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल अड़े हुए हैं, अरविंद केजरीवाल जो है तमाम मंत्रियों को जो है जब तक वो जेल में नहीं चले जाते वो तब तक इस्तीफा नहीं देंगे। तो तमाम तरीके के वर्जन है, या फिर विशुद्ध राजनीतिक तरीके से ये फाइट को लड़ा जा रहा है। शिवम त्यागी बीजेपी से, विक्रम लोहिया कांग्रेस से हैं, हमारे साथ नव्यन शर्मा है, निवान शर्मा हमारे साथ आम आदमी पार्टी से, हिमांशु त्रिपाठी है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार एमएल शर्मा हैं, पूर्व डायरेक्टर सीबीआई। सबसे पहले निवान भाई, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, क्या सबूत है या क्या इसके पीछे वजह मान लिया जाए? ये क्या चीज है आपको लग रहा है कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन आ रहा है? अगर आपको लगता है इसके पीछे सबूत है तो आज कुछ पेश किया होता सर, वो लेटर दिखाया होता। जहां तक मेरी जानकारी है अब तक तो ऐसी कोई सिफारिश और इस तरह की कोई रिकमेंडेशन तो है नहीं। सर देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, मैं तो हैरान होता हूँ कभी कभी मीडिया के सवालों पर कि वो आप कह रहे हैं कि सबूत दिखाइए। सर हम तो डेली सबूत दिखाते हैं, हमारे कितने सबूतों पर गौर किया जाता है? हमने तो सबूत दिया कि जो शराब घोटाले का किंग पिन है उसने जो 60 करोड़ रुपए हैं वो बीजेपी के अकाउंट में दिए हैं। क्या आपने माना हमारे सबूत को? कितनी रेड्स हो गई ईडी की, सीबीआई की, आप बताइए। हम तो सबूत दे रहे हैं कि जो शराब घोटाले का किंग पिन है, जो अप्रूवर बन गया है, वो एनडीए के टिकट से चुनाव लड़ रहा है। डायरेक्ट लिंक एस्टेब्लिश कर दिया हमने बीजेपी और शराब घोटाले के अंदर, सबूत दे दिया। क्या सबूत माना जा रहा है सर? और क्या सबूत की जरूरत है अब दिल्ली में ये कहने के लिए कि बीजेपी ने क्या हद तक साजिश कर दी है दिल्ली में सरकार गिराने की? अभी भी सबूत चाहिए। इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए आप, महाराष्ट्र देख लीजिए आप, झारखंड देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश देख लीजिए आप। क्या जनता को इस समय सबूत की जरूरत है सर? जनता समझ रही है कि ये बैक टू बैक 400 से ज्यादा मुकदमे हमारे ऊपर दिल्ली में लगा रखे हैं इन लोगों ने। 200 से ज्यादा में कोर्ट ने जजमेंट कर दी और इनको खारिज हो गए, 200 मुकदमे खत्म हो गए हैं। हर रोज हमारे पे नया मुकदमा होता है, हर रोज हमारे किसी विधायक और मंत्री के घर में रेड पड़ती है, हर रोज किसी ना किसी हमारी फाइल के ऊपर जो है वो महीनों तक बैठा जाता है। क्या अभी क्या सबूत की कोई कसर रह जाती है सर? क्या इनकी इंटेंशन क्लियर नहीं है कि ये दिल्ली की आप सरकार इलेक्टोरल गिराना बॉन्ड की चाहते हैं? तरफ सारी गाड़ी मोड़ करके ले गए। मैंने सीधे तौर पर साजिश की बात कही थी, ऐसी कोई रिकमेंडेशन तो है नहीं। और दूसरा ये, भले आप जेल से सरकार चलाइए लेकिन कैसे चलाइएगा मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ। सिर्फ साजिश 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 नहीं होता ना सर, बताना तो पड़ेगा। वो इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा ठीक है, वो 55 करोड़ वाला, वो रेड्डी का, वो लेना वो करना, हम उस पर लगातार आते हैं, हम उस पर बात करते हैं। लेकिन रही बात आरोपों की, आप कह रहे हैं कि रोज एक आरोप लगा देते हैं, रोज ईडी आ जाती है, जो भी है। तो जमानतें जो है, जमानत जो है वो कोर्ट से नहीं मिली है ना सर। सीबीआई ने इससे पहले, ईडी ने इससे पहले जो है क्या कहा हाई कोर्ट में, और कोर्ट ने क्या कहा कि बाकायदा इस तरीके के उनके पास सबूत है, जिस तरीके की ट्रेल है, और वो उनको कहती है किंग पिन। तो ऐसे में दिल्ली वाला भुगतता है ना सर, टैक्स पेयर्स मनी वाला। ट्रांसफर नहीं होती, पोस्टिंग नहीं हो रही, बाकी चीजें नहीं है। तो निमान भाई, आप इतने काबिल हैं, आतिशी हैं, और कोई हैं, तो सरकार तो चल सकती है, इसमें जिद कैसी? सर दिल्ली वाले जो हैं उन्होंने जिम्मेदारी दी है माननीय मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी जेल चले गए ना। जिता के, सुनिए 3 बार जिता के उनको जिम्मेदारी दी कि आप हमारे लिए काम करिए। इन्होंने हर मुमकिन कोशिश कर ली पिछले 10 साल में कि किसी तरह से सरकार गिर जाए। ये दिल्ली वालों से नफरत करते हैं, ये लगातार पीछे बढ़े हैं दिल्ली, क्योंकि पहले ये 25 साल से इनका इंतजार है दिल्ली में सरकार बनाने का। एक बची कुची इनके पास एमसीडी थी, वो भी दिल्ली वालों ने छीन ली। अब ये गुस्सा आम आदमी पार्टी पे थोड़ी निकाल रहे हैं। एक बार आपका थोड़ा फेडर ऊपर करवाता हूं, थोड़ा सा आवाज ऊंची कीजिए। जी हाँ, आप बोलिए। अब ये गुस्सा सर दिल्ली वालों पे निकाल रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी पे गुस्सा नहीं निकाल रहे, ये गुस्सा दिल्ली वालों पे निकाल रहे हैं। ये दिल्ली की सरकार गिरा के ये चाहते हैं कि दिल्ली वाले भुगते हैं जो 25 साल से इनको बाहर रखा हुआ है सत्ता से। 2020 में बीजेपी ने पूरे देश की बीजेपी का जोर लगा दिया था दिल्ली में। माननीय होम मिनिस्टर ने खुद कमान संभाली थी, सारे नेता दिल्ली आ गए थे।
तब भी दिल्ली वालों ने इनको कितनी सीटें दी आप जानते हैं? आज अगर किसी अप्रूवर के खड़े होने पर एक मुख्यमंत्री जी को जेल में डाल दिया जाएगा और उनके पीछे लग जाएंगे कि इस्तीफा दो, नैतिकता पे इस्तीफा दो, तो नैतिकता पे तो अरे बीजेपी सर, को वो बहुत उसी पहले अप्रूवर इस्तीफा पे दे कह रहे हैं, चाहिए उसी था। अप्रूवर पे वो कह रहे हैं। आप जिसको कह रहे हो अप्रूवर, वो उसी वही तो मेन था ना। आप उसी अप्रूवर की बात तो यहाँ पर हाई कोर्ट कर रही थी ना। एक सेकंड, मैं पहले राजस्थान आपको लिए चलता हूँ। हाँ नहीं, आता हूँ, एक सेकंड वापस आता हूँ। राजस्थान लिए चलते, इस वक्त एक रोड शो चल रहा है, उसकी तस्वीरें, पीएम मोदी का रोड शो है, कुछ तस्वीरें वहां की देखते हैं। ये दौसा में है। राजस्थान की दौसा में इस वक्त चल रहा है। आज हमने देखा बाड़मेर में उनकी रैली थी, तो पीएम लगातार व्यस्त हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं। आज उधमपुर में भी पीएम मौजूद थे, भारी भीड़ है। हालांकि सचिन पायलट का गढ़ कहा जाता है, हालांकि सचिन पायलट मैदान में नहीं है, लेकिन तो कुल मिलाकर के छोटी सी दूरी है, लेकिन 20 से 25 मिनट पे तय करेंगे 1300 मीटर की दूरी दौसा में। तो भाजपा के लिए अगर यहाँ पर दोबारा जीत होती है तो हैट्रिक हो जाएगी। सर्किट हाउस के पास हेलीपैड है, वहां से गांधी सर्कल पहुंच के रोड शो शुरू हुआ है। कन्हैयालाल मीणा है साथ में, जिनके लिए समर्थन मांगा जा रहा है। मीणा समाज का हमने देखा है कि दौसा में, और गुर्जर समाज का काफी प्रभुत्व है। स्वागत द्वार है, 4 मंच। रोड शो हमने हमेशा देखा है, काफी बड़ा और भव्य रहा है। काफी भीड़ है इस वक्त, हाथ में कमल का निशान है, लोग हाथ हिला रहे हैं। सांस्कृतिक तरीके से, पारंपरिक तरीके से स्वागत भी किया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि बाड़मेर में मौजूद थे, वहां पर जवानों का जिक्र कर रहे थे, वहां जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से रेगिस्तान है, लेकिन फिर भी चलिए, ये हमने देखा कि किस तरीके की राजनीतिक गर्मी है। लेकिन एक राजनीतिक गर्मी हमने कहा कि दिल्ली में लगातार चल रही है, जिसमें निवान ये कह रहे हैं, या आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। वो कह रहे हैं कि सबूत तो हम बार बार सामने रख रहे हैं, लेकिन सबूतों से होता क्या है। क्या विक्रम जी, आपको भी ये लगता है कि इनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, या फिर क्योंकि जमानत तो हो नहीं रही? भाई जमानत तो कोर्ट देगा, अब वैलिड केस बन रहा है, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आपने भी देखी होंगी, तो एक तरीके का ये विक्टिम कार्ड है, सिंपथी कार्ड है। भाई ऐसी कोई रिकमेंडेशन तो हुई नहीं। विक्रम जी देखिए जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ये जो आजकल का जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, इस घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही चीज देख रही है, वो है पॉलिटिकल माइलेज। कैसे 24 की सत्ता को बचाया जाए, किस प्रकार से हम अपनी सत्ता को दोबारा पुनः कंटिन्यू कर सके, भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है। प्रधानमंत्री जी को सत्ता के सिवा कुछ नजर नहीं है। प्रधानमंत्री जी आज जिस प्रकार की राजनीति देश के अंदर करना चाहते हैं, देश की जनता के चुने हुए मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करवाना, चाहे झारखंड की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या महाराष्ट्र के अंदर जो ईडी है वो ब्लाइंड हो जाती है? क्या ईडी की आंखें वहां जाकर के बंद हो जाती हैं? महाराष्ट्र के अंदर इतने सारे नेता जो एनसीपी के नेता थे, जिनको भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वयं प्रधानमंत्री जी पानी पी पी कर उनको कोसा करते थे, तो जब झारखंड का मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, अरविंद केजरीवाल जेल जा सकते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र के डिप्टी तो सीएम मतलब ये जेल ग्राउंड, जा सकते हैं? तो ये ग्राउंड हो उनको भी जेल जाना जाता चाहिए। है, तो ये ग्राउंड हो जाता है मैं कि आप- तो ये ग्राउंड हो जाता है कि मैं इनके बात- ऊपर भी केस नहीं चलना चाहिए। नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, आपने टाइमिंग का सवाल है कि एक तो आप इलेक्शन के दौरान उनको गिरफ्तार करना था, जब उनको 9 सम्मन दिए गए, 2 पे अरेस्ट कर लेते, 3 पे कर लेते, 4 पे कर लेते, 5 पे कर लेते। वो आते तो सही आए नहीं ना सर, वो कहाँ तो आए नहीं, अभी वो भी कौन- यही तो कह रही है कि अभी- वो उससे अभी- पहले भी ईडी कहती मनोज पूछताछ जी- के लिए 9 समन थे, वो आए नहीं। मनोज जी वो अब 9 सम्मन पे भी तो नहीं आए थे ना, लास्ट तक नहीं आए थे, तो आप उनको 2 पे कर लेते, 3 पे कर लेते, 4 पे कर लेते।
लेकिन आप जानबूझ करके चुनावी समय पर ला करके उनको गिरफ्तार कर लेना और दिखा देना कि मैं कितना बड़ा एक तानाशाह हूं, जो मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा मैं उसको किसी को नहीं बख्शने वाला हूं। लेकिन दिल्ली की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि तो जो भी हैं, आम आदमी पार्टी है, मैं कहना चाहता हूं इनके 7 सांसद भी तो उस समय नहीं लड़ाई लड़ पाए थे। क्यों नहीं लड़ पाए थे? जब लड़ना चाहिए था, जब तब गायब थे। इनके 150 पार्षद थे, गायब थे। 8 विधायक थे, गायब थे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जनता का अपमान कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, इलेक्टेड बॉन्ड का मामला ले लीजिए, कोई भी मामला ले लीजिए, मणिपुर की बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री जी हमेशा हर जगह फेलियर नजर आए। आज चाहे उनके प्रवक्ता बैठकर के यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन सही मायने के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक घटिया किस्म की राजनीति करने पे उतारू है। हम इस राजनीति की निंदा करते आए नहीं हैं बीजेपी और वाले, हम मैं आपके उनसे ले चैनल लूंगा के जवाब। माध्यम हम आपके मतलब मैं वही चैनल तो के कह रहा हूँ ना कि माध्यम अगर से- इतनी घटिया किस्म की राजनीति है तो फिर एक बार दिखा देते कि देखिए इन्होंने सिफारिश कर दी है और एलजी ने सिफारिश कर दी है। फिर ये तो शूट एंड स्कूप हुआ ना कि बस वो भाग जाओ। इससे पहले जैसे हुआ था कि हमारी फोन टैपिंग हो रही है, इतने रुपए और इतने सब कुछ देखिए, आया ना राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन का शासन नोटिस। तो मणिपुर ठीक में है, भी लग जाना नहीं चाहिए ठीक था है जब- हिमांशु त्रिपाठी जब- जी, जब आप- इस पर आपका टेक। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? मैं आता हूँ एक सेकंड आपके पास। हिमांशु त्रिपाठी, इसके पहले जो सरकारें रही है कितने राष्ट्रपति शासन लागू होते थे ये सभी ने देखा है। और कुछ देर पहले लोकतंत्र की हत्या की बात की गई कि लोकतंत्र की हत्या देश में एक ही बार हुई है और वो इमरजेंसी के दौरान हुई है। जो इमरजेंसी लगाई गई थी सही मायने में लोकतंत्र की हत्या उसी वक्त हुई थी और लोग आज तक उसको याद करते हैं। इसके अलावा बात आई सीबीआई की। सीबीआई ने सीधे सीधे जो के कविता है उनकी जो रिमांड मांगी है उसमें इस बात का सीधा उल्लेख किया है कि अरविंद केजरीवाल के पास हम को लेकर के हमारे पास पर्याप्त सबूत है और साउथ के एक अधिकारी के साथ उनकी मीटिंग हुई और मीटिंग में क्या के बाद क्या क्या चैट हुआ सब कुछ है उनके पास। तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का नाम लिया सीबीआई ने के कविता के मामले में जब उनकी रिमांड मांगी तो साथ में यह भी कहा कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है। इसके अलावा किसके दबाव में ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो थी उसको लाइसेंस जारी किए गए, इसका जवाब कौन देगा? तो तमाम सबूत है, उस आधार पे बात करिए। हवा में बात करने का कोई फायदा नहीं कि इमरजेंसी आ गई, आपातकाल आ गया। वो लोकतंत्र की हत्या क्या होती है देश देख चुका है और झेल चुका है। एमएल शर्मा जी, आपको एक सारा खेल सियासी लग रहा है क्योंकि हर चीज जो है वो ईडी और सीबीआई पे डाल दी जा रही है। कैमरा एमएल शर्मा जी जी, मतलब आप इसे आप कैसे देख रहे हैं सर? क्योंकि हर specifically चीज में मुझसे क्या अगर कुछ पूछना बनाया जा चाहते रहा है हैं? कि मेरे जैसे लोग बता जैसे देगा। 2014 के बाद से जो है अगर किसी का इस्तेमाल हुआ है तो वो सीबीआई का जैसे ये टाइमिंग कहते हैं कि देखिए ईडी जो है फिर वो उसको अप्रूवर बना देती है, फिर वहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड हो जाता है। ये अपने तरीके के तर्क लेकर के आते हैं और सीधे तौर पर सवाल एजेंसीज पर उठा देते हैं। आपका क्योंकि एक आप बड़े सीनियर और बड़े रिस्पेक्टेड ऑफिसर रहे हैं, आपका इस पूरे केस पर क्या टेक है? ये केस बहुत बड़ा है और 2-4 शब्दों में इसको नहीं कहा जा सकता है। संक्षेप में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एलिगेशन है कि लिकर एक्साइज पॉलिसी में स्कैम हुआ, तफ्तीश चल रही है, बहुत लोग पकड़े गए हैं और कुछ को अप्रूवल लिया गया है। तो अभी मैं हाई कोर्ट का जजमेंट ही पढ़ रहा था जब ये कॉल आया आप टीवी चैनल क्लियर होने के लिए। तो उसमें जो लॉयर हैं केजरीवाल जी, उन्होंने ये कहा कि अप्रूवल का जो स्टेटमेंट है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वो खुद ही क्रिमिनल है और क्राइम में इन्वॉल्व है वगैरह वगैरह। तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 अप्रूवल बने हैं केजरीवाल जी के विरुद्ध। एक तो राघव मगुंटा है, हाई कोर्ट का ऑर्डर में लिखा है। तो एक तो उन्होंने ईडी के सामने सेक्शन 50 में बयान दिया कि हमने ये किया और केजरीवाल जी ने ये किया। ये हाई कोर्ट की जजमेंट लिखा है। दूसरा अप्रूवल बना है शरद रेड्डी, उसने भी कुछ ब्लेम केजरीवाल जी को लगाया। अब ईडी ने होशियारी ये करी है कि जो सेक्शन 50 का स्टेटमेंट है, इसके अलावा उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने भी 164 का बयान दोनों को करवाया है। जी बिल्कुल करवाया है। एक स्थिति तो ये हो गई। दूसरी स्थिति ये रही कि अप्रूवल बनाना कानूनी है या नहीं है। ये 100 साल पुराना कानून है, अप्रूवल बनाना कानूनी कार्रवाई है और उसमें ईडी और सीबीआई के अलावा कोर्ट का ज़्यादा अहम रोल होता है।
लॉ कानून ये है कि ईडी कोई आदमी अप्रूवर बनना चाहता है तो वो प्रेयर करता है कोर्ट के सामने, और कोर्ट जो है ओपिनियन लेता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का, भाई इसको आपका क्या कहना है इस बारे में। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कुछ भी कहे, कोर्ट ही फैसला करता है तो इंडिविजुअल को अप्रूवर बनाना है कि नहीं बनाना है। बट आम तौर पर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिसको अप्रूवर बनाना चाहती है वो बन सकता है, इसमें कोई कानूनी व्यवधान नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अप्रूवर के बयान को कितनी तवज्जो दी जाए। हम लोग ये भूल रहे हैं, और जो केजरीवाल जी की लीगल टीम है वो इस बात को भूल गई है कि अप्रूवर के बयान की सैंक्टिटी या महत्व इस स्टेज पे जांच इस स्टेज पे उसको आंका नहीं जा सकता है। ये सिर्फ ट्रायल स्टेज पे आंका जाएगा। अब जैसे अभी एक भाई कह रहे थे कि अप्रूवर ने पैसा दिया, पार्टी ने दिया, वो किया, ये बिल्कुल सारे सही सवाल हैं, लेकिन जब अप्रूवर का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तो केजरीवाल जी की टीम उससे क्रॉस एग्जामिनेशन पूछेगी जी, यानी कि कि सिर्फ 164 का बयान नहीं, 164 के बयान के साथ सबूत भी लाने पड़ते हैं, सबूत भी लाने पड़ते हैं। और आपने बिल्कुल साफ कर दिया कि ऐसा है कि यहाँ पर एजेंसी तय करती है। लेकिन निवान इससे पहले ये कह रहे थे, शिवम आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक तो आप साजिश रच रहे सीधे तौर पर, आज कह दिया आतिशी ने, हटाना चाहते हैं चुनी हुई सरकार को, डर गए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो कह रहे कितने सबूत लेकर के आए। अप्रूवर एजेंसी बनाती है, एजेंसी अप्रूवर किसको बना रही है? जो कि मुख्य साजिश करता है, जो मुख्य जो है जिसने क्राइम किया, शराब का घोटाला, उसको अप्रूवर बना दिया, 55 करोड़ आ गए, फिर उसके बाद जो है उसकी जमानत होगी। तो ये भी बता रहे और कितने सबूत कि हमारी सरकार जो है बीजेपी गिराना चाहती है। देखिए 2-3 चीजें इसमें हैं। सबसे पहले तो कोर्ट के ऑर्डर पर ही मैं जाऊंगा, जो कोर्ट ऑर्डर आया है हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट ने सबसे पहले तो एक चीज कहा है कि अप्रूवर पर सवाल उठाना, यानी कि ईडी पर सवाल उठाना नहीं है, कोर्ट पर सवाल उठाना है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अप्रूवर ने सिर्फ जो है अप्रूवर नहीं बनाया, सिर्फ अलग से बयान दे दिया है उसने, सीआरपीसी 164 के तहत जो है मैजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड कराया है, तो वो तो बात ही खत्म हो जाती है जब कोर्ट इस बात को कहता है। दूसरा, कोर्ट ने ये भी कहा है कि सिर्फ अप्रूवर ही नहीं, इसके अलावा जो है जिस तरीके से पैसे की फंडिंग हुई है उसके भी प्राइमा फेसाई सबूत मिलते हैं। ये कोर्ट का वर्डिक्ट है, मैं आपके सामने उसका भी लाइव लॉ का एक वो भी पढ़ दूंगा पैरा, जिसमें कोर्ट ने साफ कहा है। तीसरी बात ये है कि लगातार कोर्ट के ये कहने के बाद भी आप मुझे एक चीज बताइए, ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने रिश्वत ली, तो ठीक है, एक काम करिए ना, जाकर आप भी एफआईआर दर्ज करा दीजिए, कोई तो केस बनता होगा, कोई तो सेक्शन के तहत बनता होगा, जाकर केस दर्ज करा दीजिए ना। और कोर्ट में बताइए, जब आपकी लगातार बेल प्ली रिजेक्ट हो रही है तो जाकर कोर्ट में बताइए और कहिए कि जज साहब ऐसे ऐसे हुआ है। वहां तो आपको कोई सुन नहीं रहा, वहां तो आपकी कोई बात मानी नहीं जा रही है, वहां तो उल्टा ये माना जा रहा है कि हाँ गोवा में फंड हुआ है चुनाव, हाँ गोवा में पैसे गए हैं, हाँ गोवा में जो यूनिट है उसको जो है अरविंद केजरीवाल से कन्फ्रंट कराया गया है, अरविंद केजरीवाल के पीए को हटाया गया है। आज इतना ओपन एंड शट केस ये पूरे तरीके से हो चुका है कि चाहे आप कितना भी न्यूज चैनल्स पर आकर और जनता के बीच में आकर और कैमरा रखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को ईमानदार साबित करते रहे, लेकिन आज आप बिल्कुल भी ईमानदार नहीं। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, चाहे वो शिवन त्यागी हो, चाहे कोई आम आदमी पार्टी के जो भी प्रवक्ता यहां पर वो हैं, या फिर कोई भी, न्यूज चैनल पर तो कुछ भी कहकर निकल सकता है, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में कोई कुछ भी कहकर नहीं निकल सकता। अगर किसी को भी जेल जाना है या जेल में रखना है या बेल लेनी है या बेल रिजेक्ट करानी है, उसके लिए आपको कोर्ट में सबूत प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। उसी के आधार पर जो भी जज होंगे, जो भी ऑनरेबल बेंच होगी, वो आपको जो है निर्णय सुनाएगी। निर्णय सुनाया गया है कि अरविंद केजरीवाल अभी फिलहाल जेल रहने वाले हैं। निवान बहुत आसान है कि ठीक है जवाब दीजिए, निवान जवाब दीजिए, क्योंकि बहुत आसान होता है कोर्ट पर, वो कहेंगे ये तो कोर्ट पे उंगली उठाना माना जाएगा। आप अप्रूवर पर लगातार जो सवाल उठा रहे हैं, जिसका जिक्र आपने भी किया, देखिए कैसे एक लीगल एंड जुडिशियल प्रोसेस का पॉलिटिकली मिसयूज किया जाता है। आप ये बीजेपी के प्रवक्ता से सीख लीजिए। मैं अभी 2-3 पॉइंट्स इन्होंने कहे हैं और मैं पॉइंट बाय पॉइंट लीगली इनको कैसे ये झूठ जनता के बीच में फैला रहे हैं, मैं इनको को ले आता हूं स्क्रीन पे। नंबर वन इन्होंने क्या कहा, 164 का बयान, हम मानते हैं आपकी बात। क्या सेक्शन 50 का बयान जो है वो उसका रेलेवेंस नहीं होता?
9 बार एक व्यक्ति बोलता है कि मैं अरविंद केजरीवाल जी को नहीं जानता, उसके बाद 10वें बयान में वो बोलता है कि मैं अरविंद केजरीवाल जी को जानता हूं और वो इन्वॉल्व है, तो 10वां बयान लगाया जाता है और 9 बयान हटा दिए जाते हैं। क्या ये ठीक बात है? उसके बाद इन्होंने कहा कि कोर्ट ने माना है कि प्राइमा फेसी जो है वो सबूत मिले हैं। कोर्ट ने कहा कि द अमाउंट ऑफ 100 करोड़ इज डिबेटेबल। डिबेटेबल का मतलब क्या होता है? अगर ये नहीं जानते हैं तो ये डिक्शनरी में सर्च कर सकते हैं कि डिबेटेबल का मतलब मिलना नहीं होता। डिबेटेबल का मतलब कि खारिज कर दिया उन्होंने कि ये कंफर्म नहीं है कि 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। तीसरी बात, इन्होंने क्या कहा कि कोर्ट के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, कोर्ट के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या भूल गए कि संजय सिंह जी को इसी केस में कोर्ट से बेल मिली है? पहले ये बोलते थे बेल क्यों नहीं हो रही, बेल क्यों नहीं हो रही, बेल क्यों नहीं हो रही। अब जब बेल मिल गई तो उसके बाद कह रहे थे कि बेल तो किसी को भी मिल सकती है, बेल मिलना कौन सी बड़ी बात है। मतलब ये किसी ना किसी तरह से केवल और केवल आम आदमी पार्टी को क्रश करना चाहते हैं और एक स्मोक स्क्रीन बनाना चाहते हैं पूरे देश में कि ये देखिए, ये बोलते थे खुद को कि ये हम ईमानदार हैं, ये भी हमारी तरह हैं, ये भी भ्रष्टाचारी हैं। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को अभी भी जेल में रखने के बाद भी रामलीला मैदान में जनता ने जवाब दे दिया लाखों की भीड़ में आके कि अगर उनको कोई गलत मामले में जेल में फंसाएगा तो जनता सड़कों पे आएगी। और लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि जो इनको जेल जो अरविंद केजरीवाल को इन्होंने डाला है उसका जवाब वोट से जनता देगी। दूसरी बात, ये इन्होंने जेल में क्यों डाल दिया? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी स्कूल बना रहे थे, हॉस्पिटल बना रहे थे, बुजुर्गों के लिए काम कर रहे थे, महिलाओं के लिए काम कर रहे थे। काम इन्हें करना आता नहीं, तो चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म करने के लिए और ऐसे व्यक्ति को सामने से हटाने के लिए जो काम की बात कर रहा है, काम की बात पे अगर आ जाएंगे तो ये काम तो गिना नहीं पाएंगे, ये तो केवल मनमोहक कहानियां सुना सकते हैं। तो इसी वजह से एक ऐसे व्यक्ति को उठा के जेल में डाल दो जो काम की बात करता है, ताकि मुद्दा इनके आसपास घूमता रहे और उसको बदनाम कर दो। केवल और केवल बदनाम करने की साजिश और केवल दिल्ली की जनता से अपनी खुंदक निकाल रहे हैं। ये जो जनता ने इन्होंने 3 बार हराया है और एमसीडी से भी हरा दिया, लेकिन जनता सब देख रही है। जनता इनको आने वाले चुनाव में जवाब दीजिए। हम लीगल बैटल भी लड़ेंगे सर, हम पॉलिटिकल बैटल भी लड़ेंगे। ये इतने झूठे लोग हैं और इनको इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है कि कुछ भी। अब मैं कोर्ट के ऑर्डर में से कोट कर रहा हूं ताकि इसमें इनको बहुत ज्यादा चेंज दिखाई ना दे। Court on necessity of arrest, ED was in possession of enough material which had led them to arrest Kejriwal. Non-joining of investigation by Kejriwal, delay caused by him also impacted those in judicial custody. 1, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कोर्ट एक और लिखता है, this court holds that ED was able to place enough material, statements of approvers and their own candidates stating that he was given money for Goa elections. It completes the chain regarding the money sent for Goa elections. ना ये शिवम त्यागी बोल रहा है, ना ये आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है, ना ये एंकर, ना ये न्यूज चैनल बोल रहा है। ये बोल रहा है कोर्ट के अप्रूवर्स के साथ साथ इनके गोवा यूनिट के लोग, उनके बयान that establishes the chain। ये कोर्ट कह रहा है। कई ये झूठ अब ये कह रहे हैं कि जनता जवाब देगी, देती रहे, बिल्कुल दे जनता जवाब, हमें जनता का सम्मान है। लालू प्रसाद यादव की रैली में भी लाखों लोग आते हैं, तो क्या लालू प्रसाद पे ये बात साबित नहीं होती कि वो 5 केसेस में कन्विक्टेड है, चोर है? जवाब ले लीजिए, खुद उनको कोर्ट ने कहा। कृपया करके ये झूठ बोलना, बहकाना, जनता को जवाब ले लीजिए, झूठ फैलाना बंद करिए, जवाब ले लीजिए। भाई रुकिए ना, जवाब लीजिएगा, लेकिन जवाब दीजिए। तार्किक रूप से फिर बेल क्यों नहीं होती? खाना मोना मचाइए, लेकिन जो कोर्ट ने बोला है सुनिए, आप सुनिए किस तरह से होशियारी से झूठ फैलाते हैं। सुनिए आप, ये कोर्ट में दी गई स्टेटमेंट्स को उठाते हैं, चाहे वो ईडी में दी स्टेटमेंट हो या किसी और ने दी स्टेटमेंट हो, उसको कोर्ट करते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है। अगर कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो क्या इसका मतलब साबित हो गया कि शराब घोटाला हुआ? अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो ट्रायल खत्म हो गया, क्या सजा हो गई, क्या आरोप लगाएंगे साबित हो गया? कोर्ट का ऑर्डर बताने वाले अभी तक पर विवान, लेकिन कोर्ट तो कह रहा है ना, देयर सीम टू बी यूज एंड अब्यूज, कि पॉलिसी चेंज हुआ और उसके बाद वो मनी। सिमिलर केस में कोर्ट ने ये कहा है संजय सिंह जी की बेल पर कि अगर हम इसके ऊपर जजमेंट दे देंगे तो पूरा केस प्रभावित होगा। ईडी को आधे घंटे का समय दिया गया कि आप अपने क्लाइंट से बात कर लीजिए कि आप इसकी बेल को क्या अपोज करना चाहते हैं, हम जजमेंट देंगे और पूरा केस प्रभावित होगा। ईडी ने टाइम लिया और टाइम लेने के बाद आके बोला हम बेल को अपोज नहीं करते, तो कोर्ट से बेल मिली सेम केस में। सर
तो क्या क्या अगर बेल मिलना आपका पैमाना है तो पीएमएलए एक्ट में बेल मिलना इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ये पीएमएलए एक्ट में अगर हमारे एक नेता को बेल मिल गई है तो आप धैर्य रखिए, सब बाहर आएंगे। ये केवल और केवल समय काट सकते हैं, जेल में रख के केवल उलझा सकते हैं, ये केवल और केवल परेशान कर सकते हैं। ये हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए हमारे नेताओं को जो है जेल में नहीं रख पाएंगे। 2 साल हो गए आज इंक्वायरी को सर, 2 साल में हजारों रेड्स कर ली इन्होंने, सैकड़ों अफसर लगे हुए हैं। क्या 25 पैसे की रिकवरी हुई आज तक? नहीं हो पाई। केवल और केवल चुनाव तक हमारे नेताओं को जेल में रखने की और हमारी सरकार गिराने की साजिश है, दिल्ली के लोगों का काम रोकने की साजिश है। ये नहीं चल रहा है, और कुछ नहीं ये ड्रामा नहीं चल रहा है, ये रैली नहीं चल रही है। जनता, बार मैं आपसे बोल रहा हूँ सर कि जनता जवाब इसके लिए तो सबसे बड़ा कंसर्न जो है 15 तारीख को जो है 15 तारीख को अगर कोर्ट कहता है कि टैक्स पेयर मनी के साथ इतने वकीलों का, तो आपने तो कहा कि 200 कितने केसेस हमारे ऊपर है, वो भी टैक्स पेयर मनी से ही जा रहा होगा जितने वकील लगे हुए हैं। सबसे पहला तो ये होना चाहिए था भैया, हमारा चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल में है, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कोर्ट में आपको जाना चाहिए 5 बेंच के लिए, 7 बेंच के लिए, जैसे भी जाना चाहिए कि भैया ये सुनिए संवैधानिक संकट है, साजिश हो रही है, साजिश के पेपर वहाँ पे बताइए कि किस तरीके से साजिश ये पार्टी रख रही है। पहले तो आपको अपनी सरकार और लोक हित में वहाँ जाना चाहिए सर, लोग क्यों सफर करें, क्यों विक्रम जी? आज मैं जवाब दे दूं? हाँ बोलिए। देखिए सर, टैक्स पेयर मनी की बात कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल आप ही पूछ सकते हैं क्योंकि एक सुलझा हुआ एक्सपीरियंस पत्रकार ये सवाल पूछ सकता है। बहुत अच्छा सवाल है। आपने टैक्स पेयर मनी की बात करी, आपने लीगल बैटल की बात करी, हम जा रहे हैं कोर्ट। हम तो सर बहुत छोटी सी पार्टी हैं, हम इनएक्सपीरियंस लोग हैं, नए लोग हैं, सीख रहे हैं इनसे लड़कर। ये तो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। टैक्स पेयर मनी की बात कर रहे हैं आप, मैं आपको एक चीज बताता हूँ टैक्स पेयर मनी पे। इन्होंने जिन लोगों से इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा लिया उनको टैक्स में रिबेट दिया, क्या ये टैक्स पेयर मनी के साथ जो है वो इन्होंने समझौता नहीं किया? क्या इन्होंने धोखा नहीं दिया? क्या जो मनी देश के टैक्स पेयर का मनी जो है सरकारी खजाने में जाना चाहिए था वो बीजेपी के अकाउंट में गया चंदा? क्या इसके ऊपर सवाल नहीं होना चाहिए इनसे? आप बताइए, जिन लोगों पर ईडी की रेड पड़ती है वो बीजेपी को चंदा देते हैं, जब बीजेपी को चंदा देते हैं उनको ठेके मिलते हैं, तो उनको अगर किसी की टैक्स लायबिलिटी है उनको टैक्स लायबिलिटी में छूट मिलती है। वो पैसा जो बीजेपी के अकाउंट में गया वो देश के खजाने में जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? क्या ये टैक्स पेयर मनी जो है उसके साथ धोखा नहीं? आप बताइए सर। सर वो तो वैध इलेक्टोरल बॉन्ड्स है ना, अगर वो गया भी है तो आम आदमी पार्टी की भी यहाँ पर वो आयोग, वो तो सर अगर वो वैध इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं तो उसके बदले में ठेका देना क्या वैध है सर? तो वही तो वो कह रहे हैं ना, हाई कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट करके प्राइम फेसी क्या दिख क्या रहा है, वरना तो आज बाहर होते केजरीवाल साहब। अगर नहीं, सवाल ये है सर, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड वैध है तो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के बदले में ठेका देना वैध है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सर, सीधी सी बात है। मतलब शराब का ठेका दिया गया? इलेक्टोरल बॉन्ड के जो किंग पिन है उससे 60 करोड़ रुपए के पैसे लिए गए। क्या बीजेपी को पता नहीं था ये शराब घोटाले का किंग पिन है? वो बीआरएस को भी दे रहा है, ठीक है, मैं उसको डिफेंड नहीं करता, रोज इसको निवारण बात करते हैं, वो बीआरएस को भी दे रहा है, तीसरे पे कांग्रेस भी है और वो बाकी और साउथ की पार्टीज को भी दे रहा है, हम बात करते हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड अभी तक तो वैलिड है, ये तो मैं कह ही नहीं रहा कि कहीं घोटाला, अगर किसी कोर्ट ने घोटाला तो कहा ही नहीं है। हाँ वो ठीक है, टाइमिंग तमाम चीजें, ये आपकी बात बिल्कुल लाजमी है, ये आपकी बात बिल्कुल लाजमी है। और क्या हिमांशु त्रिपाठी जी, यही एक सबसे बड़ा हथियार है इस वक्त आम आदमी पार्टी के साथ कि साजिश, तमाम चीजें देखिए, अप्रूवर किसे बना लिया, 55 करोड़ रुपए का आना। हालांकि हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा था देयर सीम टू बी यूज एंड अब्यूज, पॉलिसी में छेड़खानी की गई है फायदा पहुंचाने के लिए और फायदा लेने के लिए भी। बिल्कुल, आप सीबीआई ने जो कहा है उस पे भी गौर करिए। सीबीआई ने जो बात कही है इसमें साफ साफ कहा हमारे पास सबूत है, चेकिंग है, सब कुछ है। और जिस तरह से चंदे की बात कर रहे हैं, चंदा तो सभी को मिला है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भाजपा हो या अन्य दल हो, यहाँ तक ममता बनर्जी का दूसरा नंबर है। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और रही बात इनकी, तो इन्होंने एक ऐसी कंपनी को लाइसेंस जारी किया जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी। आखिर किस ब्लैक लिस्टेड है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आखिर क्यों दिया गया लाइसेंस, इस बात का भी जिक्र बार बार हो रहा है। इसके अलावा जो है
तमाम आरोप लगे हैं। आप कोर्ट में जाइए, अपनी बेगुनाही का सबूत दीजिए। कोर्ट एक तरफ तो सीबीआई कहती है कि जो है हमारे पास जो पूरी चैटिंग है, सबको सबूत है, सब रखा हुआ है, तो आप भी जाइए ना, अपनी बात रखिए। वहाँ आप तो नहीं रखते हैं, जहाँ मंच पर आकर के बोलते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे नहीं हो जाता, एक दिन में नहीं हो जाता। आप देखिए ना, इनके साथी कहाँ गए, एक एक करके, चाहे प्रशांत भूषण जी हो, कुमार विश्वास जी हो, इसके अलावा आशीष खेतान हो, सबने इनका साथ छोड़ा। क्यों छोड़ा? तब तो ईडी नहीं आई थी, मैं ईडी का डर था, तो आखिर क्यों कुमार विश्वास किनारे चले गए, 800 पत्रकार थे वो किनारे चले गए, प्रशांत भूषण चले गए। तो मामला पहले से ही गड़बड़ था, और ये बातें जैसे जैसे लोगों को समझ में आती गई, लोगों ने इनका साथ छोड़ना ही उचित समझा। और अब आखिर वो दिन आ गया। जिस तरह से आप अन्ना हजारे जी को देखिए, वो आज कहाँ इनके साथ खड़े हैं। वो अन्ना हजारे खुद कहते हैं, अन्ना हजारे जी की हमने जिन नीतियों को लेकर आंदोलन किया उसके ठीक उलट चल पड़ी आम आदमी पार्टी। तो जो उस आंदोलन की उपज से जो वो सारे पुराने लोग उनको छोड़ के जा चुके हैं, नए लोग कहाँ से आते हैं? आप देखिए कैसे कैसे लोग नए इनके सांसद बने हैं। एक समय था जब कुमार विश्वास जी दावेदार थे, तमाम लोग दावेदार थे, उसमें किस धन कुबेर को इन्होंने राज्यसभा भेज दिया था, ये भी याद करिए। तो ये पार्टी जिस सिद्धांत पे बनी हुई थी उस सिद्धांत पे अब नहीं रह गई है, और इसी बात का इन लोगों को दुख है जो इतना हल्ला मचा रहे हैं। जो भी बातें हैं इनको जाके कोर्ट ठीक है विक्रम जी, अगर जनता की अदालत में सारा फैसला होना होता है तो ये तो जनता के लिए तो मेरे ख्याल से न्याय होता ना भाई। यहाँ से जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री है, सरकार यहाँ से कोई और चला रहा होता, भाई आपको कैबिनेट करनी है, तमाम ट्रांसफर है, पोस्टिंग है, इतने लोग मिल नहीं सकते, मतलब ये तो अन्याय हुआ ना। आप एक तरीके से ब्लैकमेल कर रहे हैं क्योंकि आपका मुख्यमंत्री जेल में है, आप उसको पॉलिटिकल किलिंग बता रहे हैं। देखिए हाईकोर्ट ने क्या कहा ये आप बताइए। बात है कि आज देखिए, आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी देश के असली मुद्दों से जनता के सामने ये नए मुद्दे खड़े कर करके जो प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने 2014 में गारंटियां दी थी, वो गारंटियां पूरी नहीं हुई। राष्ट्रपति शासन की साजिश रचा जा रहा है, ये मुद्दा ही नहीं है। असली मुद्दों को डाइवर्ट कर करके ये क्या सीरियस मुद्दा नहीं है? करके आप सुन लीजिए सर, मैं आप बता रहा हूं ना, आपको बता रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को आज समझ में आ रहा है 2024 में सत्ता खिसक रही है, वो उसको हासिल करने के लिए दूसरे दलों को तोड़ना, नेताओं को जेल भेजना, ईडी, सीबीआई, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सीढ़ी सीबीआई और ईडी। भाई शिवम त्यागी जी बड़े जोर शोर से बोल रहे थे, बता रहे थे, लेकिन इनका ध्यान दिल्ली की पॉलिटिक्स पे है। लेकिन प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और आप भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो आप बता दीजिए ना देश के और मुद्दे क्या हैं। 2024 में प्रधानमंत्री जी ने मंच से कहा था भ्रष्टाचार का कोई व्यक्ति मेरे बगल में नहीं बैठ सकता। आज उनके बनाए हुए डिप्टी सीएम 70,000 करोड़ के घोटालेबाज बोल पाएंगे क्या? प्रवक्ता साहब यहां बैठ करके बता पाएंगे क्या शुभेंदु अधिकारी को उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने हेमंत शर्मा बिस्वा जी को भ्रष्टाचारी कहा था। आज जिस जिसको उन्होंने भ्रष्टाचारी का, सीबीआई की आंखें बंद हो जाती है उनको देखने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं शिवम त्यागी जी से, शिवम त्यागी जी आप बताइए, मणिपुर के उससे प्रधानमंत्री जाते नहीं है, तमिलनाडु जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, आप बताइए असली मुद्दे क्या है देश के? आज 2024 में मुद्दों का चुनाव है, आप इसको डाइवर्ट करके दूसरी तरफ दिशा मोड़ करके आप काम करना चाहते हैं? आपने करा क्या है देश के लिए आज तक? अपने उपलब्धियां बताएं। आप केजरीवाल, हेमंत शरण बिस्वा, आपके झारखंड के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आप बताइए ना, इन लोगों की आपकी बात कर रहे हैं, असली मुद्दों की बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? कौन से मुद्दों को आपने पूरा किया? 2022 तक सबका पक्का घर होगा, 24 चल रहा है, किसका पक्का घर है? लोग सड़कों पे सो रहे हैं। महंगाई की बात, जल्दी से जवाब दो, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मुझे शर्मा जी के पास जाना मोदी सरकार, क्योंकि सारी बहस तो हो जाती है ना। ईडी टाइमिंग, सीबीआई भेज दी, सीबीआई भेज दी। आज भी सीबीआई की डिमांड हालांकि कविता को 3 दिन की मिली है, वो भी कह रही थी कि सीबीआई के पास तो कोई आधार ही नहीं है, ये बनती नहीं है, लेकिन फिर भी 3 दिन की मिल जाती है और उन्हें जो है अब कस्टडी में। तो ये क्या सारा खेल क्या होता है, मैं शर्मा जी से समझूंगा, लेकिन उससे पहले शिवम जवाब दो। थैंक यू। वही ना कि कविता ने कल ही जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनी है, या फिर जस्टिस के किसी बेंच में उनका नाम आया। उनको पता है सीबीआई को तो कोई आधार मिलता ही नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठे हुए हैं और तमाम कोर्ट्स में जो जजेस बैठे हुए हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट में जो जजेस बैठे हुए हैं, उनको तो कानून पता ही नहीं है। कानून अगर पता है तो अरविंद केजरीवाल को पता है, कानून अगर पता है तो मनीष सिसोदिया को पता है जो जेल से पड़े हुए 1 साल से, कानून अगर पता है तो सत्येंद्र जैन को पता है, कानून अगर पता है तो संजय सिंह को पता है, कानून अगर पता है तो दुर्गेश पाठक को पता है, किसी को तो पता ही नहीं। और इनके प्रवक्ता को पता है, जो जजेस इनको बारंबार जेल भेज रहे हैं कि चलिए जाइए जेल में रहिए, आपने प्राइमा फेसाई सब कुछ किया, उनको तो कानून आता ही नहीं है। और रही बात ईडी और सीबीआई की,
आप कितनी भी गाली देते रहिए, अगर देश का पैसा खाओगे तो जेल जाओगे, कोई रोक नहीं सकता आपको इस बात के लिए। बात बहुत साफ है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्लियर कर दिया था, फिर से कर देता हूं, दिल्ली की जनता के पैसे को नहीं, जिस वो तरीके ये से कह रहे लूटा है, हैं, वो ये कोविड कह काल रहे हैं में- कि बाहर आके, नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जिससे आप जिसको कह रहे हैं कि दिल्ली का पैसा खाओगे, कि जिसने पैसा खाया या खिलाया उसको जो है अप्रूवर बनाया, बाकायदा टाइमिंग के साथ 55 करोड़ रुपया आया और उसके बाद उसकी बेल करा दी। तो असली मुझे घोटाला बताने की किया कोई किसने, वो ये आवश्यकता कह नहीं रहे हैं। है। मुझे ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है। यही बात प्रवक्ता महोदय कोर्ट में जाकर बता दें। अगर इनको बेल की इतनी बात है तो जिनकी ये बेल की जवाब बात कर रहे हैं लीजिए। उनकी प्लीज बेल जवाब हेल्थ ग्राउंड दीजिए पर इस हुई बात थी, उनकी बेल हेल्थ ग्राउंड पर हुई थी, सत्येंद्र जैन की भी बेल हेल्थ ग्राउंड सिर्फ पर हुई थी, 10 दोनों सेकंड की बेल दीजिएगा हेल्थ सर। ग्राउंड पर हुई थी। और दूसरी बात क्लियर है कि अगर भ्रष्टाचार करते रहेंगे तो जेल जाना पड़ेगा, आपको कोई रोक नहीं सकता। ईडी सीबीआई का केस पूरा तरीके से मजबूत है, कोर्ट के सामने शिवम है, जी, क्या कोर्ट ने ही भ्रष्टाचारी इनकी और पहले आपके रिमांड बगल किया, में बैठ रिमांड करके के बाद ही इनको जेल भेजा है। अब आपके जेल में बगल- चक्की पीसिंग एंड पीसिंग करते रहिए। और एक और रिमार्क है अरे कोर्ट का। पीसिंग तो ठीक है, बहुत जो लोग आप बैठ करके जिनको मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बना रहे हो, जिनको मंत्री बना रहे हो, सांसद बना रहे हो, उनका बताओ ना। एक और कोर्ट का रिमार्क है। अपने सवाल में अपने सवाल में ये कह रहे हैं कि मुझे जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। वाह, कमाल कर दिया सर। अपनी बारी में कह रहे हैं कि हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है, हम जो करेंगे करेंगे, आप कोर्ट चले जाइए। क्या बात है। और हमें क्या कह रहे हैं, नैतिकता के बिहाफ पे आप इस्तीफा दे दीजिए। जिसने कुछ नहीं किया वो नैतिकता के हिसाब से इस्तीफा दे दे, और जो शरेआम चोरी कर रहे हैं वो कह रहे हैं जवाब नहीं दूंगा, कोर्ट चले जाओ। ये हो रहा है सब देश में, बीच में कूद ये हो रहा है सब देश में। भारतीय जनता पार्टी इतना देख रही है सर। कर रही है। सात करोड़ रुपए उनके अकाउंट में गए और वो कह रहे हैं हम जेल नहीं देंगे, झूठ वो बोलने चले का जाओ। सरासर झूठ बोल रहे हैं। जिन्होंने कुछ नहीं किया सर, उनको जेल में डाल देंगे और ऐसे एक्ट बना देंगे ये कि आप जिंदगी भर अपने आप को साबित करते रहिए कि मैं निर्दोष हूँ। ये होगा मेरे ध्यान पर। संजय आज भारतीय जनता पार्टी 7 करोड़ रुपए को जवाब देने जवाब में दूंगा। इनकी हिम्मत देखिए, सरकारी एजेंसियों का इनकी हिम्मत देखिए, और हमें कह रहे हैं कि नैतिकता पे इस्तीफा दे जिस दो। प्रकार से आज शिवम त्यागी बैठ करके झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, तो प्रवक्ता तो झूठ बोलेंगे, इलाज नहीं है। ये नैतिकता की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं इस समय। उनके लिए नैतिकता आज शब्द का अर्थ नहीं है। जनता इनके कुकर्मों से दुखी हो चुकी है। जनता चाहती है 24 में बदलाव। जवाब देता। आज जनता 24 में बदलाव चाहती है। सर मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इनको फोन करके एक सेकंड, आप तीनों पानी पी लीजिए, एक सेकंड, एक एक करके पानी पी लीजिए, एक एक करके पानी पी लीजिए। शिवम त्यागी, आप तो वैसे भी लेट, नहीं ठीक है, वापस आ जाऊंगा। शर्मा जी एक सेकंड, एक बार सुन लेते हैं। शर्मा जी, क्या सच में इतना दबाव होता है? एक सेकंड, क्या सच में ऐसा ही दबाव होता है? हालांकि केस्ट बैरेट वाली हमने एक कहानी भी सुनी है। एक सेकंड, निवान एक सेकंड, क्या सच में ऐसा कोई दबाव होता है? डायरेक्शंस आते हैं कि देखिए आप फलां पार्टी में चले गए तो केस जो है वो हल्का हो गया, फिर जिसको ये वॉशिंग मशीन कहते हैं, फिर उसके बाद उनके आपके केस नहीं होते हैं, करप्शन के चार्जेस, सीबीआई की जांच धीमी हो जाती है। अब जो है ये कह रहे हैं कि देखिए ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन को क्रश करने लगी हुई है, सीबीआई पीछे, ईडी से वो निकलने की कोशिश करता है, उसके बाद जो है सीबीआई पीछे। देखिए, ये जो राजनीतिक सवाल हैं उत्तर मैं दे सकता हूं, लेकिन दूंगा नहीं, क्योंकि आपने काफ़ी भाषण सुन लिए सब पैनलिस्ट के यहाँ पे, रूलिंग पार्टी के भी और आप पार्टी के भी। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जहाँ तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर दबाव का सवाल है, इसके बारे में मैं यस नो में जवाब देने में सक्षम नहीं हूँ। मैंने 20 साल काम किया सीबीआई में, मेरे ऊपर कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अब स्थिति थोड़ी बदल गई है। ये बात भी सही है कि सारा एक्शन विरोधी पार्टियों के नेताओं और के विरुद्ध होता है और रूलिंग पार्टी के नेताओं के विरुद्ध नहीं होता है। लेकिन ये काल चक्र है, जब आज की विरोधी पार्टियां कल रूलिंग पार्टी बनेंगी तो वो भी यही करेंगे। भारत में ये हमेशा होता आया है, दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन ये सही है, ऐसा होता है। अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में एक तो इस कानून में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, उसमें मैं ये कह रहा हूँ 1 FIR, 2 एजेंसीज एंड 2 अरेस्ट। ये दुनिया में शायद कोई ही देश होगा जहाँ ऐसा होता है।
तो इसमें बेसिकली हमारे जो PMLA है इसमें स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है। एक प्रेडिकेट ऑफेंस दर्ज होता है, फिर उसके बाद 2 एजेंसीज घुस जाती हैं। CBI प्रेडिकेट ऑफेंस पे इन्वेस्टिगेट करती है और ED जो है मनी लॉन्ड्रिंग एंगल पे इन्वेस्टिगेट करती है। फिर 2 बार अरेस्ट, मुकदमा 1, 2 एजेंसीज और 2 अरेस्ट। कविता जी को पहले ED ने अरेस्ट किया, अब CBI ने अरेस्ट कर लिया, और कुछ और नेताओं के साथ भी ऐसा ही होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। तो कानून में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और जहाँ तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का सवाल है, हाँ उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं ज़्यादा सफाई से नहीं बोल सकता टीवी चैनल पे। ED में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं सारे एक पर्टिकुलर विभाग से आते हैं, उनका इन्वेस्टिगेटिव एक्सपीरियंस जो है सिर्फ इनकम टैक्स के मामलों में है, और जो ED का इन्वेस्टिगेशन है या PMLA का इन्वेस्टिगेशन है, ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन उस तरह से है, उसमें IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट सब चीज़ें लागू होती हैं। थोड़ा उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम हैं, सारी चीज़ें ही प्रॉब्लम हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि जो जोश खरोश दिखाया जा रहा है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज द्वारा, उसमें कोई टोटली इनोसेंट यानी कि पूर्णतया निर्दोष आदमी के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, मैं ऐसा नहीं कह सकता। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। नहीं, ठीक है, इसका मतलब मैं अपने कांग्रेस वाले जो प्रवक्ता हैं उनके पास जाना चाहूँगा। जब आप ये कहते हैं कालचक्र, और जब इससे पहले कह दिया जाता है कि केज्ड पैरेट, सर फिर वो कालचक्र का पहिया इस तरफ भी आ जाता है घूम करके, फिर तो यही हुआ। वो तो कह ही रहे हैं खामी है, वो तो कह ही रहे हैं कुछ डायरेक्शंस। अगर आप जिस वॉशिंग मशीन का भी जिक्र कर लेते विक्रम जी, देखिए बहुत बड़ी बात है कि जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी अगर जीत रहे होते इलेक्शन, तो शायद ये कार्रवाइयां ना हो रही होती। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आज बहुत बड़ी बात है जो जिसको हिडन करके रखा जा रहा है, कि जो देश के असली मुद्दे हैं वो लोग उनका ध्यान भटकाया जा रहा है, उसको डाइवर्ट किया जा रहा है, ताकि लोग नौकरियां ना मांगे, लोग रोजगार ना मांगे, लोग पक्का घर ना मांगे, लोग महिला सुरक्षा की बात ना करें, महंगाई की बात ना करें। दाल, चीनी, चावल, आटा आज आसमान छू रहा है रेट। आप जाकर के देखिए पेट्रोल डीजल की वजह से कितनी लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती है। मैं कह रहा हूं कि ये केजरीवाल को मेट्रो को घुमा करके फंसा करके 2024 के जो मुद्दे हैं जिन पे चुनाव होना चाहिए, उन मुद्दों से सरकार इनको डाइवर्ट करने का काम कर रही है। मैं कहता हूं जो अगर प्रधानमंत्री जीत रहे होते तो दलों को तोड़ने का काम ना करते, आज दूसरे लोगों को दलों को फंसाने का काम ना करते। आप बताइए, राम मंदिर की बात होती है, फिश खाने की बात होती है, अरे आपके बगल में बैठा मंत्री कहता है जी मैं तो बीफ खाता हूं, मैं तो काऊ मीट खाता हूं। किरण रिज्जू ने कहा आप फिश खा रहा है, आप उसकी चर्चा कर रहे हो। ये चर्चा के विषय नहीं है, ये क्या बात दोगली बातें हो रही है। मैं कह रहा हूं कि 24 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से हारने जा रही है, इसीलिए बेसिक मुद्दों को दबाने का काम हो रहा है। अरे अरेस्ट करना था तो 2 पहले समन पे, 2 समन पे, 3 समन पे, 4 समन पे कर लेते। अरे गुरुजी वो आते तो करते ना, टाइमिंग ये बड़ा सवाल है तो कह रहे कि पूछताछ के लिए बोला, उस वक्त अरेस्ट के लिए थोड़ा ना आए थे। ये टाइमिंग ही क्यों तो निवान चक्कर ये हुई है, टाइमिंग ही गड़बड़ होगी। अगर 9 समन तक इंतजार नहीं कराया होता तो शायद आज केजरीवाल बाहर होते, बाहर से जो है मुख्यमंत्री नहीं, बाहर से जो है इस तरीके से दिल्ली की सरकार अच्छे से चल रही होती। ईडी ने कराया, टाइमिंग बाकी के साथ लड़ते रहते, इलेक्शन के टाइम पे अरेस्ट करो ताकि लोग प्रचार ना कर सके। ठीक है, ताकि लोग प्रचार ना कर सके। हालांकि ये भी कहा कि इसे जो है सिर्फ इलेक्शन से देखने की जरूरत नहीं है, इससे पहले जो केसेस है 2-2 साल से चल रहे हैं। क्या ठीक है, अब देख रहे हैं 15 तारीख का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देश का सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही।